हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सर एक बार फिर से आपके अपने खुद के पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है इस समय संपूर्ण विश्व और संपूर्ण भारत कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भुगतान अगर किसी को करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा समस्याएं किसी के साथ है तो छात्र वर्ग के साथ है, क्योंकि हमारे छात्रों की परीक्षाएं नजदीक हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम नजदीक है, 15 जून को इसका एग्जाम है और उन बच्चों की पढ़ाई बहुत पिछड़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हमारा ये पार्थ एजुकेशन परिवार आप सबके साथ मिलकर इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आपको घर बैठे हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता दे रहा है। चलिए दोस्तों, मैं फिर आज 5 अप्रैल का दिन है। अगर आप सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, होम साइंस या एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 9451216656 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज दोस्तों हम अपनी इस कक्षाओं में शिक्षा शास्त्र विषय में आपकी समस्याओं का समाधान करने आए हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्र से जो छात्र हमारे नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जी हाँ, 15 जून को जो छात्र नेट का एग्जाम देंगे, उन छात्रों के लिए आज एक ऐसे टॉपिक के विषय में हम पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप दिसंबर का पेपर उठाएंगे, जी हाँ, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ उसका पेपर उठाएंगे, या तो आप जून का पेपर उठाएंगे, तो 100% 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको दोनों बार मिलेंगे। मतलब आज हमारा टॉपिक जो है, उस टॉपिक से आपको 100% दोस्तों 3 से 4-5 प्रश्नों का 100% क्वेश्चन मिलना तय है। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जी हाँ, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन। जी हाँ, हमारा जो आज का टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। जी हाँ, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन क्या है? देखिए, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन स्कूल मैनेजमेंट होता है और स्कूल मैनेजमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये जो टॉपिक है आपका, ये होम साइंस वाले छात्र छात्राओं के लिए भी, यूजीसी फर्स्ट पेपर के छात्र छात्राओं के साथ साथ आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ साथ सुपर टेट के छात्रों में भी दिया हुआ है। देखिए, इस समय प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। जी हाँ, प्रबंधन इसलिए महत्वपूर्ण विषय वस्तु है दोस्त, इस समय लॉकडाउन के समय में घर की महिलाएं सबसे बड़े प्रबंधन करने में परेशान हैं, क्योंकि सारा का सारा पुरुष वर्ग बैठ के खा रहा है, बैठा हुआ है, और महिलाएं घर का प्रबंधन करते करते परेशान हैं। उसी प्रकार से, जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार से हम शिक्षण प्रक्रिया में जब प्रबंधन करने जाते हैं, जब हम शिक्षण प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित करना चाहते हैं, क्रियान्वयन करना चाहते हैं, उस पर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो कार्य करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो व्यवस्थाएं करते हैं, वो जो मैनेजमेंट का काम होता है उसको, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम हम इस पे रखते हैं। अब जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, हमारा जो टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। जी हां, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में आपके पास 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे, 3 शब्द मिलेंगे। शैक्षिक प्रबंधन एक शब्द है, शैक्षिक प्रशासन दूसरा शब्द है, लेकिन शिक्षा एक शब्द है। तो अगर हम इसकी व्याख्या करने जाएंगे दोस्त, तो पहला शब्द हमारे पास जो मिलेगा शिक्षा। सामान्य रूप से जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जी हां, सामान्य रूप से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया होती है, लेकिन हमारे यहां सीखने के साथ साथ सिखाने की प्रक्रिया भी शिक्षा की प्रक्रिया है। अब उसके अलावा जब हम साइकोलॉजिकल एफर्ट्स में बात करते हैं, तो वांछित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया ही शिक्षा की प्रक्रिया होती है। What you want to change in your behavior, that is the condition of learning. अब इस शिक्षा के बाद दूसरा शब्द जो है प्रबंधन, व्यवस्थापन करना।
और तीसरा शब्द जो है प्रशासन, किसी भी चीज को सही तरीके से लागू करना, चलाना, कार्य करना। लेकिन इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती कब है? प्रश्न है यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जाता है कि इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती कब है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्था का निर्माण करता है। जी हां, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्था का निर्माण करता है। शैक्षणिक संस्था का निर्माण करने से तात्पर्य वह किसी भी विद्यालय को खोलता है या वह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को करता है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल फॉर्म में रन हो उसको ओपन करता है, खोलता है, तब जाके प्रबंधन और प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अब शैक्षणिक संस्था खोलने के बाद इस शैक्षणिक संस्था के 110% दोस्तों कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं। जी हाँ, जिस शैक्षणिक संस्था को हमने खोला है उसको खोलने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अब जब हमने शैक्षणिक संस्था खोल दी है तो शैक्षणिक संस्था को खोलने के बाद उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे पास दो मूलभूत तत्व होते हैं जिसके माध्यम से हम उन दोनों के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा प्रबंधन और दूसरा जो है हमारा प्रशासन। मतलब ये कह सकते हैं कि शैक्षणिक संस्था के खुलने के पश्चात उसके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जो क्रियान्वयन करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसे ही प्रबंधन और प्रशासन, जी हां, उसे ही प्रबंधन और प्रशासन कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं प्रबंधन क्या है, फिर चर्चा करते हैं प्रशासन क्या है। जी हां, अब सबसे पहले जब प्रबंधन की बात करते हैं दोस्त, तो हमारे प्रबंधन की प्रक्रिया में दो मूलभूत संसाधन होते हैं। जी हां, हमारे इस प्रबंधन की प्रक्रिया में दो मूलभूत संसाधन होते हैं। दो मूलभूत संसाधनों में एक संसाधन होता है जो आपका होता है भौतिक संसाधन, और भौतिक संसाधन के बाद दूसरा जो संसाधन होता है ये मानवीय संसाधन होता है। जी, हमारे पास दो संसाधन है, आप देख सकते हैं। एक भौतिक संसाधन है, मतलब प्रबंधन की प्रक्रिया एक भौतिक संसाधन है, एक मानवीय संसाधन है। जो प्रबंधन है दोस्त, प्रबंधन हमारा काम करता है मैनेजमेंट, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अगर हम इस मैनेजमेंट को सही तरीके से देखें तो मैनेज यहां शब्द लिखा है। जी हां, मैनेज शब्द लिखा है, मतलब हर चीज को हम कहते हैं यार इसको मैनेज कर लो, इसको मैनेज कर लो, यार थोड़ा सा तुम मैनेज कर लो, थोड़ा सा ये मैनेज कर ले। व्हाट इज द मैनेज? मैनेज है क्या यार? आप सबसे पहले अगर इस मैनेज शब्द की व्याख्या नहीं करेंगे तो इस प्रबंधन शब्द की व्याख्या कभी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम प्रबंधन और प्रशासन में मैनेज और मैनेजमेंट शब्द की व्याख्या करते हैं, और इनकी व्याख्या करने के लिए हमें एक भौतिक और दूसरा मानवीय संसाधन पर चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज भौतिक संसाधन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब हम मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमारी सबसे पहली नीड होती है किसी न किसी संस्था की, किसी न किसी इंस्टीट्यूट की। जब तक इंस्टीट्यूट रन नहीं होगा, जी हां, जब तक इंस्टीट्यूट रन नहीं होगा तब तक कोई भी क्रियान्वयन या कार्य नहीं हो सकता। अब इंस्टीट्यूट के रन होने के लिए हमें बिल्डिंग चाहिए। क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए। अगर हमें स्कूल खोलना है तो हमें बिल्डिंग चाहिए। सबसे पहली चीज बिल्डिंग होगी। क्या केवल बिल्डिंग के होने से स्कूल हो जाता है? नहीं, बिल्डिंग के बाद लाइट, डेस्क, मेज, बेंच, फर्नीचर, सारी चीजों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो जो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, जो ये हमें आवश्यकता जिन चीजों की होती है, ये सारी की सारी चीजें, जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें ही हमारे किस संसाधन में आती है? भौतिक संसाधन में। जी हाँ, इस सारी की सारी चीजें हमारी भौतिक संसाधन में आ गई। अब इस भौतिक संसाधन की प्रक्रिया के बाद, जी हाँ, जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस भौतिक संसाधन की प्रक्रिया के बाद दूसरा जो हमारे पास शब्द है वो मानवीय संसाधन है। जी हाँ, दूसरा जो शब्द है वो क्या है? मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन क्या? अगर मैंने कोई स्कूल खोला, क्या मैं ही मैनेजर हो जाऊंगा? मैं ही प्रिंसिपल हो जाऊंगा? मैं ही चपरासी हो जाऊंगा? मैं ही काउंसलर हो जाऊंगा? मैं ही टीचर हो जाऊंगा? मैं ही जमादार हो जाऊंगा? क्या एक ही व्यक्ति पूरे के पूरे शैक्षणिक संस्था या विद्यालय में सर्वे सर्वा हो सकता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति मैनेजर होता है,
एक व्यक्ति प्रिंसिपल होता है, एक व्यक्ति चपरासी होता है, एक व्यक्ति टीचर होता है। मतलब सजीव लोग होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो छात्र। जी हाँ, मेरी औकात इसलिए है कि मैं अकेला था, लेकिन मेरे पीछे पता नहीं कितने जीरो लग गए, वो बाहुबल जो मिला, मैं बाहुबली जो हो गया, वो बाहुबल हमें मिला किसका? छात्रों का। तो जो मानवीय संसाधन है, ये मानवीय संसाधन कौन हुआ? तो मानवीय संसाधन से हमारा तात्पर्य है जो हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, ये जो दोनों हो गए, ये हमारे कौन से संसाधन हुए? मानवीय संसाधन। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में दो मूलभूत तत्व जो सम्मिलित होते हैं, तो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, दो मूलभूत तत्व सम्मिलित होते हैं। अब इन दोनों संसाधनों की याद रखें, अब मैनेजमेंट पे हम आते हैं, तो इन दोनों का मतलब पहला जो संसाधन है वो आपका भौतिक संसाधन है और दूसरा संसाधन है दो मानवीय संसाधन है। इन दोनों संसाधनों की उपलब्धता याद रख लीजिएगा, इस दोनों संसाधनों की उपलब्धता का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। जी हाँ, अवेलेबिलिटी। इन दोनों संसाधनों को उपलब्ध कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो प्रबंधन होता है। जी हाँ, वो कौन होता है? प्रबंधन होता है। उसके बाद केवल इनकी उपलब्धता नहीं करानी है दोस्तों, उपलब्धता कराने के बाद इनकी व्यवस्था करनी है। जी हाँ, इनका व्यवस्थापन करना है। तो शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम प्रबंधन की, मैनेजमेंट की परिभाषा बताते हैं, तो प्रबंधन या मैनेजमेंट की परिभाषा इस प्रकार होती है, किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता कराकर उनकी व्यवस्था करने के लिए जिस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है उसे ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। कि इस प्रबंधन में मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता कराकर उनको नियम बनाकर उनकी व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रबंधन की होगी। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो हमारे पास दूसरा जो शब्द है आप यहां देख सकते हैं। आप सबको पहले ये बताइए, सारे दोस्तों को प्रबंधन चीजें समझ में आई कि नहीं? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमसे जुड़ना है, एजुकेशन की क्लास करनी है, होम साइंस की क्लास करनी है, सीटीटी या यूजीसी फर्स्ट पेपर की, तो 9451216656 9451216656 इस नंबर पे अभी तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं खुद आपको इसमें ऐड करके आपकी सफलता की राह को और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। अब पहले आप मुझे ये बताइए सारे दोस्त कि किन किन दोस्तों को शैक्षिक प्रबंधन समझ में नहीं आया। मेरे सारे दोस्त पहले बताएं कि शैक्षिक प्रबंधन किन किन दोस्तों को समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है कि मेरे सारे दोस्तों को शैक्षिक प्रबंधन बहुत अच्छे से, जी हाँ, शैक्षिक प्रबंधन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। अब दूसरा जो मूल शब्द है, जी हाँ, दूसरा जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द है हमारा प्रशासन। जी हाँ, प्रशासन को इंग्लिश में अगर आप कहोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन, इसे हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द आपका बना है एडमिनिस्टर शब्द से। जी हाँ, ये शब्द आपका बना है किस शब्द से? एडमिनिस्टर शब्द से बना हुआ है। इस एडमिनिस्टर शब्द की जब हम आगे व्याख्या करते हैं, जी हाँ, जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, तो यह जो शब्द बना है मूल रूप से बना है किस शब्द से? मिनिस्टर शब्द से। मिनिस्टर का मतलब जो होता है आपके मंत्रीगण जो होते हैं, जितने भी आपके मंत्रीगण होते हैं वो सब इसमें आते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारा कार्य करते हैं। अब मूल रूप से जो प्रशासन है यहां पर आप देख सकते हैं मिनिस्टर शब्द से बना। अब अगर आपको प्रशासन के विषय में जानना है, समझना है, तो हमें मिनिस्टर शब्द की व्याख्या जरूर करनी है। जी हाँ, हमें मिनिस्टर शब्द की व्याख्या जरूर करनी है। अब जब हम मिनिस्टर शब्द की व्याख्या करने जाते हैं दोस्त, जब मैं मिनिस्टर शब्द की व्याख्या करने जाता हूं, तो मिनिस्टर शब्द की व्याख्या करते हुए मुझे कुछ चीजें मिलती हैं जिस पे आपको ध्यान करना। जी हाँ, इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है टू मैनेज,
जी हाँ, इसमें क्या मिलता है? टू मैनेज, फिर टू सर्व, टू सर्व, फिर टू गवर्न। ये तीन वर्ड्स आपको मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये तीन वर्ड मिलते हैं आपको, टू मैनेज, टू मैनेज, टू सर्व, टू गवर्न। ठीक, टू मैनेज, टू सर्व। टू मैनेज का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रबंधन में योगदान करना। ठीक, टू सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और टू गवर्न का मतलब होता है प्रशासन करना। मूल रूप से इसी के आधार पर जो मंत्री मिनिस्टर आप शब्द सुनते होंगे, कहा जाता है मंत्री मिनिस्टर किसी भी जनता के क्या होते हैं? सेवक। जी हाँ, कोई भी मंत्री मिनिस्टर किसी भी जनता का सेवक होता है, उसे जनता की परेशानियों समस्याओं का समाधान करना होता। लेकिन अब यहां पर समस्या यह है कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में हमने शैक्षिक प्रबंधन की व्याख्या तो कर दी, अब शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन क्या है? मूल हमारे यहां शब्दावलियां यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन की प्रक्रिया कैसे संचालित होती है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन की बात करें, तो प्रबंधक ने क्या किया था? भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता करा दी, भौतिक और मानवीय संसाधनों की व्यवस्था कर दी। लेकिन उन्होंने नियम तो बना दिए, लेकिन नियम का पालन कराएगा कौन? देखिए, नियम बनाने की जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट की, लेकिन उस नियम को पालन कराने वाला व्यक्ति जो होता है वो जो होता है प्रशासक होता है। याद रखिएगा, किसी भी शैक्षणिक संस्था का सबसे बड़ा जो प्रशासकीय अधिकारी होता है वो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य। जी हाँ, जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें कुलपति महोदय होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। जो डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज या छोटी कक्षाएं, प्राइमरी कक्षाएं होती हैं, उसमें जो प्रशासक की भूमिका होती है, प्रशासक की भूमिका होती है किसकी? प्रिंसिपल की। तो यहां पर प्रशासक का काम क्या है? मैनेजमेंट के साथ सपोर्ट करना, टू सर्व, सेवा करना। किसकी सेवा? जनता की, शिक्षक की, छात्र की, जिसकी भी। टू गवर्न का मतलब होता है क्या? टू गवर्न का मतलब होता है उन प्रक्रियाओं को सही तरीके से प्रशासनिक रूप में लागू करना। ये शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन की प्रक्रिया होगी। अब इस शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन की प्रक्रिया में जब दोस्तों हम इसके ढांचागत विशेषता की बात करते हैं, तो देखिए, ढांचागत विशेषता में होता है क्या? शिक्षण प्रक्रिया में जो भी भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता कराकर, उनकी व्यवस्था करके सही तरीके से उनका क्रियान्वयन करता है, जो देखरेख करता है, नीति नियम सही तरीके से लागू हुए नहीं हुए, वे सही हैं, गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो व्यक्ति इन सारी चीजों का पता लगाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। सारे दोस्तों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप सभी दोस्तों को जो भी समस्याएं एजुकेशन में होंगी, आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा 9451216656। ये मैं आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ठीक है, एडम्स का एक कोटेशन है। जी हाँ, एक कोटेशन है एडम्स का। एडम्स का एक कोटेशन है। एडम्स ने कहा कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, ये एडम्स की कोटेशन है। देखिए, मैं इस कोटेशन के आधार पर आपको इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं। जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो प्रशासक होता है, प्रशासक का मतलब जो प्रधानाचार्य होता है, उसे देखिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। मतलब जो हमारी स्कूल है, जो कॉलेज है, जो कोचिंग है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। अब उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? आप किसी भी विद्यालय में देखिए, कभी भी देखिए, किसी भी विद्यालय में देखिए कि
किसी भी विद्यालय में एक से ज्यादा गुट होते हैं। जी हाँ, एक से ज्यादा गुट होते हैं। एक कुछ टीचर 4-6 टीचर अलग विचारधारा के होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। दूसरे 4-6 टीचर अलग विचारधारा के होते हैं, उनका अलग ग्रुप होता है। कुछ दूसरे टीचर अलग विचारधारा के, उनका अलग ग्रुप होता है। अब एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गया। मैंने मान लिया किसी भी विद्यालय में 3 ग्रुप हो गया, लेकिन जो ये प्रिंसिपल है, जो प्रशासक है, इसे तो विद्यालय के शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। तो ये जो प्रशासक है, इस प्रशासक को, जी हाँ दोस्तों, इस प्रशासक को ना तो इस गुट का मेंबर होना है, ना तो इस गुट का मेंबर होना है, ना तो इस गुट का मेंबर होना है। एडम्स ने क्या कहा? शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। ये गुट अलग अलग हैं, इनमें से एक व्यक्ति दूसरे से कोई भी समर्थन नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता। एक व्यक्ति दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई भी समर्थन नहीं लेता, लेकिन प्रिंसिपल को जब काम कराना होगा, क्लास लगानी होगी, तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है इनसे भी काम लेगा, इनसे भी काम लेगा, इनसे भी काम लेगा। तो प्रिंसिपल को किसी गुट का मेंबर ना होते हुए एक बहुत ही चालाक व्यक्ति होना चाहिए। तो शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति जो बिना किसी गुट का मेंबर होते हुए अनेक गुटों को अपने क्रियान्वयन या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस तरह से आपस में जोड़े रहता है कि वे एक दूसरे से ना संपर्क रखते हुए सीधे प्रशासक से संपर्क रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों की जब प्राप्ति करते हैं, तो वही प्रक्रिया जो होती है, वही प्रक्रिया किसकी? प्रशासन की। इसीलिए कई बार कई स्कूलों में ये समस्याएं आ जाती हैं कि जब किसी सीधे साधे व्यक्ति को प्रिंसिपल या प्रशासक का पोस्ट अब दे दिया जाता है, तो वो सही तरीके से नहीं क्रियान्वयन कर पाते, और इसीलिए अनुशासन बनाने के लिए कभी कभी विभिन्न प्रकार से हमें थोड़ा सा कठोर विषय वस्तुओं का भी प्रयोग करना होता है। तो मुझे लगता है आपको सामान्य रूप से ये चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी सारे दोस्तों को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस शैक्षणिक प्रशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत, जी हाँ, शैक्षणिक प्रशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो ये आपका शैक्षणिक प्रशासन है, इसके मुख्य रूप से कुछ तत्व होते हैं, जिन तत्वों के आधार पर, जी हाँ, जिन तत्वों के आधार पर क्रियान्वयन होता है। जैसे शैक्षणिक प्रशासन की प्रक्रिया जब होती है, तो सबसे पहला होता है नियोजन। जी होता, सबसे पहला होता है नियोजन। दूसरा होता है आपका क्या? संगठन। जी हाँ, सबसे पहला होता है आपका नियोजन, नियोजन के बाद दूसरा होता है संगठन, संगठन के बाद होता है तीसरा आदेश, आदेश के बाद चौथा होता है नियंत्रण, और नियंत्रण के बाद पांचवा जो होता है दोस्त, ये होता है समन्वय। अब आप कह सकते हैं जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जी हाँ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वह एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से इन 5 फैक्ट्स के आसपास गोले में घूमता रहता। जी हाँ, 5 फैक्ट्स के आधार पर गोले में घूमता रहता, और इन्हीं पांचों के आधार पर, जी हाँ, इन्हीं पांचों के आधार पर कोई भी क्रियान्वयन होता है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य रूप से 5 बेस होते हैं, 5 आधार होते हैं। सबसे पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है आदेश, चौथा है नियंत्रण, पांचवा है समन्वय। नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम दे रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति की कैपेबिलिटी देखकर ही उसे नियुक्त करेंगे। पता चला आपने किसी ऐसे व्यक्ति को क्रीडाध्यक्ष का क्रीड़ा खेल की जिम्मे रिस्पांसिबिलिटी दे दी जिसकी खुद से खेल में रुचि नहीं है, तब वो क्या करेगा? किसी ऐसे व्यक्ति को लाइब्रेरियन बना दिया, पुस्तकालय अध्यक्ष बना दिया जिसकी खुद किताब पढ़ने में रुचि नहीं है, तो नियोजन का सबसे पहला दायित्व होता है। दूसरा संगठन, संगठन का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म आप तैयार करेंगे। जब तक आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म तैयार नहीं करेंगे, वो प्रक्रिया सही से संचालित नहीं होती। तीसरा, आप में इतनी क्षमता हो कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी आदेश दे सके।
कभी कभी कुछ व्यक्ति बहुत ही निहायत सीधे साधे होते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था में आदेश नहीं दे पाते, जिस कारण अनुशासन मेंटेन, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता। नियंत्रण का मतलब होता है आपको अपनी पूरी टीम पर कंट्रोल भी करना है। कभी भी कई बार होता है कंट्रोल से बाहर होने पर शैक्षणिक संस्था बिगड़ जाती है। और लास्ट में होता है समन्वय। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ढेर सारे ग्रुप होने के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर ग्रुप के मेंबर को सही तरीके से मोल्ड आउट करके अपने यहाँ क्रियान्वयन करें, अपने यहाँ कार्य करें। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, शैक्षणिक प्रशासनिक व्यवस्था में, जी हाँ, शैक्षणिक प्रशासनिक व्यवस्था में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस नाम मिलता है लूथर गुलिक की यूजीसी में। जी हाँ, यूजीसी में आप जाके देखिएगा कि ये थ्योरीज को, जी हाँ, इन थ्योरीज को बहुत पूछा जाता है और यही थ्योरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। लूथर गुलिक की थ्योरी है POSDCORB। जी हाँ, ये थ्योरी है पोस्ट कॉर्ब इसके बोलते हैं। जी हाँ, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉर्ब की थ्योरी बोलते हैं। POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब की थ्योरी बोलते हैं। पी का मतलब क्या होता है यहां पर, तो पी का मतलब होता है आपका क्या, प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग का मतलब होता है यहां पर नियोजन। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो नियोजन की होती है। देखिए, लूथर गुलिक के अलावा भी ढेर सारे सिद्धांतों की व्याख्या हम अपनी कक्षाओं में करेंगे। मैं खुद आपको कम से कम 4, 6, 8 थ्योरी पढ़ा दूंगा। इसमें भी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे आप पढ़ेंगे मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी या टेलरवाद का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, या पर्ट PERT। इस बार दिसंबर में आप जाके उठा के देखिएगा, पर्ट का सिद्धांत पूछा गया था, उसके पहले मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी। ठीक, तो सबसे पहले इन सब में व्यवस्था जो लागू होती है, पी का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। ठीक, नियोजन की प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं क्या, संगठन। जी हाँ, दूसरा जो होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं क्या, संगठन। एस का मतलब होता है क्या, स्टाफिंग। स्टाफिंग, अभी आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक ही व्यक्ति, जी हाँ, कभी भी किसी भी संस्था में एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता। वही व्यक्ति जमादार नहीं हो सकता, वही व्यक्ति आपका कर्मचारी नहीं हो सकता, वही शिक्षक नहीं हो सकता। तो मतलब आपको स्टाफिंग का मतलब होता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको कर्मचारियों की क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी। ठीक, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने कर्मचारियों को निर्देश देना पड़ेगा लगातार। कभी कभी ऐसा होता है कि निर्देश के, डायरेक्शन के अभाव में संस्था डूब जाती है, खराब हो जाती है। सीओ का मतलब होता है कोऑपरेटिव। जी हाँ, सीओ का मतलब हो जाता है क्या, कोऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, समन्वय। जी हाँ, समन्वय की प्रक्रिया होती है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग का मतलब होता है लेखा जोखा तैयार किया जाता है। और लास्ट में जो होता है बजटिंग होता है, बजट होता है। सब कुछ हो और आपके पास पता चला पैसे ही ना हो तो आपकी संस्था संचालित कहां से होगी दोस्तों। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी है आपकी पोस्ट कार्ब, लूथर गुलिक की पोस्ट कार्ब का सिद्धांत है। ये बहुत आपका पूछा जाता है। आप कभी भी एग्जाम में देखिएगा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। अगर लूथर गुलिक के बाद किसी का नाम एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, तो दूसरा नाम जो मिलता है आपका दोस्तों, दूसरा नाम मिलता है हेनरी फेयोल का। जी हाँ, दूसरा नाम जो मिलता है, ये दूसरा नाम मिलता है आपका किसका, हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल का जो सिद्धांत है POCCC, जी हाँ, POCCC, ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत है आपका किसका, हेनरी फेयोल का। जी हाँ, हेनरी फेयोल का। इसके अलावा POSLC, जी हाँ, ये सिद्धांत है POSLC, ये कुर्ज का सिद्धांत है। ठीक, फिर आपका एक सिद्धांत यहां मिलेगा पोल का।
ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट के थ्योरी है, मैनेजमेंट के सिद्धांत है। और यही सिद्धांत आप में से जो लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, होम साइंस में होम मैनेजमेंट में भी यही थ्योरी पढ़ी जाती है। एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता में ये सारे के सारे सिद्धांत लिए गए पॉलिटिक्स से, जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस से लिए गए। राजनीति विज्ञान में इस सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की गई। उस राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिज्ञ हैं वो इस देश को मैनेज करते हैं, तो हमने उनसे ले लिया, तो हम इसका यूज जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। जो गृह विज्ञान वाले हैं, गृह विज्ञान वाली गृहिणियां इसका प्रयोग गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट में करती हैं। तो सिद्धांत ही होते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के क्रियान्वयन और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और इसी के आधार पर हम प्रक्रियाओं को आगे संचालित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी हर कक्षा में आप लोगों को एक एक थ्योरी के विषय में पूरी चीजें बताऊंगा, एक एक थ्योरी के विषय में पूरी चीजें समझाऊंगा, जिससे यूजीसी नेट में इस बार आपका जेआरएफ होके 25 लाख रुपए लेने का सपना जरूर पूरा हो जाए। इसके आगे जब हम बात करते हैं दोस्त, इसके आगे जब हम बात करते हैं, तो जो प्रबंधन और प्रशासन का विकास क्रम रहा, जी हाँ, प्रबंधन और प्रशासन के विकास क्रम की प्रक्रिया चली, प्रबंधन और प्रशासन के जो विकास क्रम की प्रक्रिया चली, उसमें जब हम परिचर्चा करते हैं, उसमें जब हम परिचर्चा करते हैं तो इसमें 3 भागों में इसका विभाजन हो जाता है। जी हाँ, 3 भागों में इसका विभाजन हो जाता है। सबसे पहले होता है परंपरागत काल, जी हाँ, परंपरागत काल, जिसे हम ट्रेडिशनल कंडीशन कहते हैं, परंपरागत काल होता है। दूसरा जो बनता है इसमें आपका संक्रमण काल बनता है, दूसरा जो बनता है ये आपका संक्रमण काल बनता है, और तीसरा जो आपका इसमें बनता है, इसमें आपका आधुनिक काल बनता है, आधुनिक काल बनता है। अगर आप पिछले कई साल में यूजीसी नेट का एग्जाम आपने एजुकेशन से दिया है, नहीं दिया है, तो आप पेपर उठा के आंसर पेपर देखेंगे, इन सब में सबसे ज्यादा 2 थ्योरीज का नाम आपको बार बार मिलेगा। जी हाँ, 2 थ्योरी का नाम मिलेगा। एक आपको मिलेगा टेलरवाद, जी हाँ, एक आपको मिलेगा टेलरवाद। टेलरवाद जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जी हाँ, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ये नाम है इनका, इन्हीं के नाम पर टेलरवाद पड़ा, लेकिन एक्चुअल में ये टेलरवाद नहीं है। इनका ओरिजिनल जो नाम है इस थ्योरी का, इनके नाम है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। जी हाँ, यहां आपको पढ़ना है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पढ़ना है। ये जाके उठा के आप देख लीजिएगा और देख के मुझे बताइएगा कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नहीं। अगर आपको लगे कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे क्या, 9451216656, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे बताएंगे कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नहीं। जी हाँ, इसे टेलरवाद कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत होता है। इसमें टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की व्याख्या की है। दूसरा नाम जो यहां मिलता है, दूसरा बड़ा नाम मिलता है, दूसरा बड़ा जो सिद्धांत मिलता है मैक्स वेबर की। जी हां, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। जी हां, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है दोस्तों। यहां पर मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है, नौकरशाही सिद्धांत। देखिए आगे जब अभी आप पढ़ेंगे तो इस मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के आधार पर आपको मुख्य रूप से 2 चीजें मिलेंगी। 2 चीजें जो मिलेंगी उसमें एक मानवीय संबंध मिलेगा, एक क्रियान्वयन संबंध मिलेगा। फिर बता दूं 2 संबंध मिलेंगे। एक मिलेगा कौन सा, मानवीय संबंध। जैसे मानवीय संबंध क्या होता है, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप किसी भी संस्था को चला रहे हैं तो संस्था में कोई एक ही व्यक्ति नहीं होगा जो सारा काम कर लेगा, तो संस्था में ढेर सारे कर्मचारी होंगे, किसी विद्यालय में ढेर सारे अध्यापक होंगे, ढेर सारे चपरासी होंगे, ढेर सारे बाबू होंगे, काउंसलर होंगे, मैनेजमेंट होगा, वगैरह वगैरह। अब अगर कोई भी ऊपर वाला व्यक्ति ये सोचता है कि नीचे वाला व्यक्ति जो है वो मेरा नौकर है, तो वो क्या करेगा कि अगर नीचे वाले व्यक्ति की कभी भी तबीयत भी खराब हो गई, कभी भी,
तब भी क्या क्या नहीं नहीं काम करो, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पैसा काटूंगा, नहीं कि तुम्हें करना जरूरी है। तो ये व्यवस्था जो होती है, ये जो होती है, ये व्यवस्था जो होती है क्रियान्वयन संबंध की होती है, कार्य संबंध की होती है। मतलब मुझे मेरे काम से मतलब है, आपको क्या है क्या नहीं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा जो संबंध है मानवीय संबंध है। अगर कभी भी कोई भी बहुत बड़ा सा व्यक्ति हो जिसके कई इंस्टीट्यूट हो, मान लीजिए हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति है जिसके कई इंस्टीट्यूट है, कई कॉलेज है। अब वो व्यक्ति हर कॉलेज में पर डे जा तो सकता नहीं है, तो उसने क्या किया, कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट कर दिया, कुछ मैनेजर लोगों को अपॉइंट कर दिया। अब वो मैनेजर लोग उस विद्यालय को चला रहे हैं, वहीं पर छोटे छोटे कई कर्मचारी, उसी में से एक व्यक्ति छोटा सा क्लर्क है बाबू। एक दिन उसका मालिक जो है एक विद्यालय गया और विद्यालय में कुछ देखा, कुछ गड़बड़ी थी, उसने पकड़ लिया। तो उसने अपने विद्यालय के बाबू को, जबकि इतना बड़ा आदमी है तो वो हर व्यक्ति को जानेगा नहीं कि उसके विद्यालय में कौन लोग कितने लोग नौकरी करते हैं, लेकिन उसने बुलाया, पता किया और अपने बाबू को डांटा नहीं बल्कि उसको प्रेम से समझाया कुछ कारण और गले लगा लिया। जब गले लगा लिया तो वो छोटा, उस व्यक्ति बड़े व्यक्ति के जाने के बाद वो छोटा व्यक्ति जानते हो क्या करेगा, वो पूरा घूम 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 हर व्यक्ति से कहे, अरे मेरे मालिक ने मुझे गले लगा लिया, अरे मेरे मालिक ने मुझे गले लगा लिया। वो उस मालिक के लिए, उस संस्था के लिए अब और प्रतिबद्ध होकर और तन्मयता के साथ काम करना प्रारंभ कर देगा, जिससे संस्था के उद्देश्य और जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। तो वहां पर इन सिद्धांतों की प्रक्रिया होती है, ये सिद्धांत क्रियान्वित करते हैं। मतलब मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी और प्रक्रियाएं इन्हीं के आधार पर संचालित होती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में पढ़ना है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम बढ़ते हैं तो आपको मैं बताऊं एक नई थ्योरी आ गई है, MBO। ये पिछली बार यूजीसी ने पूछा था, जी हाँ, MBO ये नया सिद्धांत आ गया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये नई थ्योरी आ गई। इस सिद्धांत को पढ़ना है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, संस्था के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए मैनेजमेंट काम कैसे करेगा, क्रियान्वयन कैसे करेगा और किस आधार पर प्रक्रियाओं को लागू किया जाता है, किस आधार पर प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन अब मैं उस थ्योरी का नाम आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप बताइए, सारे लोग मुझे बताएं कि सारे लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सारे लोग मुझे बताएंगे इतनी चीजें सबको समझ में आ गई कि नहीं। मेरे सारे दोस्तों को MBO तक की सारी बातें, जी हाँ, सारे दोस्तों को इतनी चीजें, मुझे लगता है कि सबको इतनी चीजें बखूबी समझ में आ गई होगी। देखिए जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जी हाँ दोस्तों जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर से एक एक थ्योरी रुक रुक कर अच्छे से आपको समझाकर, क्वेश्चन कराकर तब मैं आपको छोड़ूंगा, जिससे आपकी समस्याओं का पूरा समाधान हो जाएगा। आज अपनी इस कक्षा में मैं केवल चाहता हूं एक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका, किससे, मैनेजमेंट से। जी हाँ, आप नाम तो जानते रहे, आप में से बहुत सारे ऐसे भी भाई बंधु होते हैं जो MA तो कर लिए, एमएड तो कर लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने किताबें नहीं छुई होती, तो पहले उनको नाम बताना होता है। अदरवाइज अगर सीधे सीधे उनको थ्योरी बता देंगे तो वो छोड़ के मैदान एजेंट भाग जाते हैं। अब सबसे बड़ा नाम जो मिलता है, सबसे मुख्य, PERT, इसको ऐसे लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, इसको ऐसे लिख लेना, PERT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको हम बांटे दोस्तों, तो इसको मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं तो इसको दो भागों में बांटूंगा। जी हाँ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। दो भागों में जो बांटूंगा तो एक भाग होगा PE और दूसरा भाग जो होगा RT। जी हाँ, मैं इसको आपको दो भागों में तोड़ के पढ़ाऊंगा। ये सबसे सरल तरीका। अगर ये थ्योरी नहीं समझ में आई तो यकीन मानना 2 से 3 क्वेश्चन आपका घाटा हो जाएगा। PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। पहला इसमें जो PE वाला भाग है आपका, PE वाला भाग है, ये जो है ये आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन है। जी हाँ, और दूसरा ये है रिव्यू टेक्निक, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एक पार्ट है PERT में, दूसरा रिव्यू टेक्निक दो भाग है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने जो भी नियम कानून बनाए,
जो भी प्रोग्राम्स कार्यक्रम बनाए उन कार्यक्रमों का संचालन सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, पहले ये चीज हम देखते हैं, पहले इन चीजों को हम चेक करते हैं, तो वो पीई बात होता है। फिर रिव्यू टेक्निक, हमने जो उसमें टेक्निक का यूज किया है उस